वेलकम क्लास। लास्ट टर्म पर हम व्यवहार के अध्ययन की विधियां पढ़ रहे थे और उसमें एक विधि के बारे में हमने कल चर्चा की थी। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी और वो था ब्रेन लेजन मेथड या विकसित विधियां। इसके बारे में ब्रोका एरिया, वर्निक एरिया वगैरह मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में बताया था। आज हम आते हैं दूसरी विधि जो है तंत्रिका कार्यकीय प्रणालियां या न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स। तो प्राणियों में हम जानते हैं कि सभी क्रिया जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी भी हैं वो तंत्रिका आवेगों के प्रभाव में होती हैं और जो कि मस्तिष्क से नियंत्रित रहती है। इसलिए अगर हम इस विधि का मुख्य आधार क्या है कि यदि हम तंत्रिका आवेग को अंकित कर लें किसी व्यवहार विशेष में, जो तंत्रिका आवेग बन रहे हैं उन तंत्रिका आवेगों को अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो हम उनका अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो जितने भी मैसेजेज हैं, संदेश हैं, उनका आकलन और एनालिसिस किस प्रकार से करता है, ये हम जब हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था वहां पर भी हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी कि वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो होते हैं। एक बार वापस रिमाइंड करवा दूं मैं आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस से हमारा क्या मतलब है। कि हमने वहां ये देखा था कि सोडियम और पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता में परिवर्तन होता है जिसकी वजह से तंत्रिका आवेग का संचलन होता है और उसके कारण से एक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जो है वो न्यूरॉन्स की बाहरी सतह और भीतरी सतह के ऊपर बनता है और इस तरह से वो चलता है। ये हम डिटेल से बात कर चुके हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो जो सक्रिय तंत्रिका कोशिका है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर लें हम और इनको बढ़ा करके और हम मेजरमेंट इनका कर सकते हैं और जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं उनके अध्ययन से हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं कि व्यवहार के समय पर क्या परिवर्तन इनमें हुए हैं। तो ये हम किस प्रकार से करेंगे। तो जिस तरह से हमने ये देखा था कि हार्ट के लिए हम ईसीजी काम में लेते हैं, जो भी हमने जब हम फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है इसके बारे में, वहां पर डिटेल में इसके बारे में आपने पढ़ा है। इसी तरह से जो मस्तिष्क से जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का उपयोग किया जाता है और इसमें हम ईईजी मशीन जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इसका उससे जो चार्ट निकलता है उसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो है वो कहा जाता है और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मशीन जो है। तो ये चीजें हमें पहले से पता थी, बहुत समय पहले से वैज्ञानिक जो हैं वो इस चीज से परिचित थे कि जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो होता है उसके प्रति प्राणी जो है वो अपनी अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई, तो उसके बाद में जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई इम्प्लांटेशन की, इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेशन की, तब इस टेक्निक को और डिटेल में काम में लिया जाने लगा। तो 1870 से 1900 तक वैज्ञानिक जो है इस तकनीक का उपयोग जंतुओं में कृत्रिम रूप से व्यवहार की उत्पत्ति और अध्ययन के लिए करते थे। 1926 में बर्जर ने मानव मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही तरंगों का एक सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो है वो लिया और ये जो तकनीक थी इसको ईईजी का नाम जो है वो दिया गया। तो जैसे हमने कहा था कि ब्रेन मैप या ब्रेन एटलस जो है वो बना ली गई है और फिर हमारे पास में ये मशीन जो है वो आ गई है ईईजी। तो इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि मस्तिष्क के किसी क्षेत्र विशेष से जो तरंगें उत्पन्न हो रही है उनमें हम संबंध जो है वो बता सकते हैं और बहुत सूक्ष्म परिवर्तन को भी ईईजी से मापा जा सकता है। तो इस क्रिया में किया क्या जाता है कि इस तकनीक में अचेत अवस्था में मानव की जो कपाल है, करोटी जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, उसमें सूक्ष्म छिद्र करके और इलेक्ट्रोड रोपित कर दिए जाते हैं। बहुत सूक्ष्म ये होते हैं जिससे कि
मस्तिष्क को कम से कम क्षति जो है वो पहुंचे, और नेग्लिजिबल होती है ये क्षति। माइक्रो इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये होते हैं। तो इस क्रिया में रोगी को कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता, और वैसे भी मस्तिष्क में पीड़ा के रिसेप्टर्स जो हैं वो नहीं होते हैं। तो इसलिए वहां पर जो भी आप ये इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, उससे कोई पीड़ा जो है वो वहां पर नहीं होती है। इसके बाद इन इलेक्ट्रोड को ईईजी मशीन से तारों के द्वारा जोड़ देते हैं, और जो विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं उस क्रिया में जो आवेग हैं उनको हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या ईसीजी की तरह से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की तरह से इनको पेपर के ऊपर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जिस भाग में हम इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर रहे हैं उस भाग का अध्ययन बहुत परिष्कृत विधि से यहाँ पर किया जा सकता है। हेस ने 1920 में इसमें बहुत सफलता प्राप्त की थी, और उनको इसके लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि ये जो तकनीक है वो रोगियों में मानसिक रोग के डायग्नोसिस करने के और उसका उपचार करने में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सिद्ध हुई है। यहाँ एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि स्तनधारियों में इलेक्ट्रोड का रोपण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने बताया यहाँ पर इन विट्रो गैल्वेनोटैक्सिस ऑफ EGFR-HNSC, ये यहाँ पर हमने इसको देखा है। और यहाँ हमने सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करें कि एक इलेक्ट्रोड जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया चूहे के मस्तिष्क के अंदर, मिडिल ऑफ RMS, और ये आपकी ट्रांसप्लांट साइट है। ओके, ट्रांसप्लांटेशन सेल माइग्रेट टू OB, और इस तरह से ये इलेक्ट्रोड जो है उसके अंदर हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, और इनको विद्युत उद्दीपन देने के लिए एक पावर सप्लाई जो है वो यहाँ पर दी जाती है, जिसका कि हम पूरा मेजरमेंट रखते हैं कि वो कितने वोल्ट का है और कितना एम्पियर करंट जो है वो उसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन विट्रो गैल्वेनोटैक्सिस, जो विद्युत धारा के प्रति की जाने वाली क्रिया जो है वो होती है। अब इसको हम EEG से मशीन से जोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार से ECG से आप परिचित हैं, उसी प्रकार से हमें इन मस्तिष्क में होने वाले तरंगों में जो विद्युत परिवर्तन हो रहे हैं उनको ग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो कर लिया जाता है। ओके, तो ये प्रयोग जो है दो भिन्न भागों में संपादित किया जाता है। प्रथम भाग में के अंतर्गत एक सामान्य जंतु के विद्युत आवेगों का चित्रण जो है वो किया जाता है। तो सामान्यतः 4 विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क की तरंगें जो है वो हमें पता है यहाँ पर, जैसे ये बीटा हो गया आपका, ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, और ये डेल्टा वेव्स हो गई। तो ये 4 प्रकार की तरंगें जो हैं वो हमें ज्ञात है। अब ये क्या होती है इनके बारे में हम बात करें। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अल्फा 7 to 13 हर्ट्ज की ये होती है। तो अल्फा तरंगें कब निकलती है मस्तिष्क से, कि ये प्राणी के आरामदायक और शांत मुद्रा की स्थिति में ऑक्सीपिटल और जो पेराइटल लोब्स है मस्तिष्क के, उससे ये तरंगें प्राप्त की जाती है। और ये जो अल्फा तरंगें हैं ये केवल जागृत अवस्था में ही उत्पन्न होती है। जब आप जगे हुए हैं और शांत मुद्रा की स्थिति में हैं, तब आपका मस्तिष्क का ऑक्सीपिटल और पेराइटल लोब, पेराइटल पाली जो है, उससे ये तरंगें जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। और कंडीशन क्या है, ये केवल जागृत अवस्था में ही होती है। यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ बताने की कोशिश की कि ये आपका अल्फा वेव्स है। उसके बाद बीटा वेव्स की अगर हम बात करें, जो हमने यहाँ इस डायग्राम में सबसे पहले दिखाया है, ये इसके एम्पलीट्यूड को बताता है कि उसका आयाम कितना है तरंग का। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अल्फा का आयाम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और इससे बीटा का कम होता है, थीटा का इससे भी अधिक होगा, और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड जो है ये लगभग थीटा के बराबर ही होता है। एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बीटा तरंगें जो हैं वो सामान्यतः सोच विचार की अवस्था में ये तरंगें उत्पन्न होती है। जैसे आप बैठ करके और किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो उस अवस्था में ये मस्तिष्क से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, और इनको फ्रंटल लोब से हम इनका मापन जो है वो कर सकते हैं। फ्रंटल लोब के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करें तो हमें बीटा तरंगें जो हैं वो मिलती हैं। इसी तरह से थीटा वेव्स जो हैं, इन्हें नींद की प्रारंभिक अवस्था में, जब आप सोने जाते हैं तो जो प्रारंभ में जो आता है डीप स्लीप से पहले, वहां पर आप इसको प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं।
और यदि आप मेंटल टेंशन में हैं किसी में, तो ये ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब से हमें मिलती है। इसी तरह से जो डेल्टा वेव्स हैं, ये गहरी नींद में डेल्टा तरंगों को अंकित किया जा सकता है, लेकिन जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनमें ये जागृत अवस्था में भी उत्पन्न होती है। और वयस्क की जागृत अवस्था में यदि ईईजी में ये प्राप्त होती हैं, तो ये बताती है कि किसी प्रकार का मानसिक विकार जो है वो हो सकता है। नींद में सामान्यतः ये उत्पन्न होती हैं डेल्टा वेव्स, लेकिन वयस्क में अगर जागृत अवस्था में भी हमें ये मिलती हैं, तो ये बताती है कि कोई कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी जो है वो वहां पर उस मनुष्य में पाई जा रही है। तो दूसरे भाग में जंतु की विभिन्न अवस्थाओं में अभिव्यक्त जो व्यवहार है, उसके आवेगों का चित्रण हम करते हैं और इन दोनों की तुलना जो है वो कर ली जाती है। एक और तकनीक है जिसमें कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को उद्दीप्त करने के बाद में विद्युत आवेगों का विश्लेषण जो है वो किया जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करके और हम वहां उसको हल्का सा करंट दें, जैसा मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, और उससे उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो व्यवहार को समझाने के लिए यहाँ पर दो उदाहरण हम ले सकते हैं। कि पहला है कि बिल्ली के का जो मस्तिष्क है, उसमें जो डायनसिपिलन पार्ट है, उसके विशिष्ट केंद्र को उद्दीप्त करने पर इनमें शिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी अगर मस्तिष्क के इस भाग में एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर दिया जाए और उसको स्टिमुलेट किया जाए, किस प्रकार से, विद्युत तरंगे के द्वारा, तो उसमें शिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसी तरह से कबूतर में यह देखा गया है कि जो ब्रेन स्टेम है उसको जागृत करने पर उसमें डर और लैंगिक व्यवहार की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये व्यवहार जो है वो करता है। जैकबसन 1967 के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ ऐसे क्षेत्र ज्ञात हैं जिन्हें उद्दीप्त करने पर प्राणी को खुशी की अनुभूति होती है, यानी उसको खुशी महसूस होती है, जबकि कुछ दूसरे भाग हैं जिनको उद्दीप्त करने पर वो उदास हो जाता है। लेकिन उदास जो व्यक्ति हैं उसके मस्तिष्क के विभिन्न भागों को उद्दीप्त करके उन्हें सामान्य अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको पूर्ण रूप से हटाना जो है वो संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने और भी काम किए हैं, जैसे वी वॉन सेंट पॉल और ई वॉन होल्स्ट 1960 में। इन वैज्ञानिकों ने बिल्ली के मस्तिष्क में उस भाग को खोजा जिसको उत्तेजित करने पर वो सोने के लिए प्रेरित होती है। यानी कि मस्तिष्क में उस भाग में इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर दिया और उसको करंट दिया थोड़ा सा, तो वो उसको नींद आने लगती है। तो इसका उपयोग किस प्रकार से हो सकता है कि मिर्गी का एक मरीज जो हो, मान लो कोई, तो उसके मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया जाए और उसको एक मशीन से जोड़ करके और उसे दे दिया जाए, और उसको जब भी लगता है कि दौरा पड़ने वाला है तो वो उसका बटन दबा करके और उस पर्टिकुलर पार्ट को स्टिमुलेट कर सकता है, जिससे कि मिर्गी का दौरा जो है वो रोका जा सकता है। तो इस तरह से ये दूसरी तकनीक जो है वो हमारे सामने हो जाती है कि इसमें हमने क्या देखा है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक। एक और विधि है जिसको हम तंत्रिका रासायनिक तकनीक जो है वो कह रहे हैं, न्यूरोकेमिकल टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि हम यहां समझ रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र पर, इसके नाम से हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, न्यूरोकेमिकल, न्यूरो का मतलब तंत्रिका तंत्र और केमिकल्स का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। तो हम जानते हैं इस चीज को कि तनाव और पीड़ा को कम करने के लिए और नींद के लिए मेडिसिन जो है ली जाती है, या जैसे जो लोग नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं जैसे कि अल्कोहल, हशीश, गांजा, भांग, अफीम, ये एक्चुअली क्या है, केमिकल्स हैं, और चरस, ये मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है और इनको हम साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो कहते हैं। जैसे कि मानसिक औषधि, जिन व्यक्तियों को मानसिक परेशानियां हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में हम पागल कहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं है, उनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो मानसिक औषधि है। इसी तरह से जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, निस्तब्धक और पेन किलर्स, इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमारे को अगर कहीं चोट लग जाती है तो हम
पेन किलर्स जो हैं उसका स्प्रे करते हैं, और मेडिसिन जो हैं वो पेन किलर मेडिसिन लेते हैं। इसी तरह से एक जो है वो LSD, लाइसर्जिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है एक बार, इसलिए आप ध्यान रखें LSD। इसको लोग जो है इसका मिसयूज भी करते हैं और इसको नशीली दवा के रूप में LSD को इंजेक्ट किया जाता है, ये वहां से लेते हैं। तो ये रोग जो है वो रोगों को उपचार करने में इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है कि या तो इनको ओरली लिया जाता है या इंजेक्ट करके और लिया जाता है, जहां से ये रक्त में जाकर के मस्तिष्क में चले जाते हैं और वहां पर अपना प्रभाव जो है वो व्यक्त करते हैं। तो इनसे रोगों की चिकित्सा जो है वो की जाती है। अब इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है? इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में इंजेक्शन लगा करके, या सबक्यूटेनियस, और एक ओरली भी कहा था मैंने आपको कि पेन किलर जो ड्रग्स है वो हम ओरली भी लेते हैं। तो इसका किस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार के अध्ययन में किस प्रकार से इसका उपयोग जो है वो हो सकता है, तो इसके लिए फिशर ने 1956 में ये देखा था कि किसी जंतु में अगर हम उसके हाइपोथैलेमस में लैंगिक हार्मोन को इंजेक्ट कर देते हैं, तो आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है, मैंने बताया था आपको, लेटरल और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो है वो लैंगिक और पैतृक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो फिशर ने ये देखा कि अगर उसके हाइपोथैलेमस में जो सेक्स हार्मोन है उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वो लैंगिक व्यवहार और पैतृक व्यवहार को व्यक्त करने लगता है। इन पदार्थों का तंत्रिका आवेग में सिनेप्स पर प्रभाव पड़ता है। जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है या तो वो उसको बढ़ाएंगे या उसको कम करते हैं। जैसे अगर एग्रेशन है अगर कोई, तो उसको कंट्रोल अगर किया जाना है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको, उनका सिक्रीशन कम करने वाले सब्सटेंस जो हैं वो इंजेक्ट किए जा सकते हैं, और इससे जो उग्रता है उसका नियंत्रण जो है वो किया जाता है। इसको हम कहते हैं प्रतिप्रेषण, न्यूरोट्रांसमीटर के एंटी सब्सटेंस, एंटी न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसी तरह से आरपी मिशेल ने ये देखा कि मस्तिष्क में एस्ट्रोजन देने पर, हीट में ना होने पर भी मादा जो है वो नर की ओर आकर्षित होती है। आपने फर्स्ट ईयर में शायद एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है। तो एस्ट्रस साइकिल में ये था कि ओवुलेशन के समय पर जो हार्मोन्स का लेवल जो है वो अधिक होता है और उसको हम हीट अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्था मस्तिष्क में एस्ट्रोजन दे करके जब वो हीट में नहीं हो तब भी वो फीमेल जो है वो नर की ओर जनन के लिए आकर्षित होने लगती है। ऐसे जो सब्सटेंस हैं, कुछ और सब्सटेंस की बात करें हम, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है ये, इसी तरह से ग्लूटामिन और सीरोटोनिन। ये जंतु की जो फिजियोलॉजिकल फेजेज हैं, कार्य की प्रावस्थाएं हैं, उनमें परिवर्तन ला करके व्यवहार को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इसलिए इनको हम फिजियोलॉजिकल एजेंट भी कहते हैं। सामान्यतः ये प्राणी के शरीर में उपस्थित होते हैं, लेकिन इन्हें बाह्य स्रोत से प्राणी में इंजेक्ट किया जाता है तो इनको हम औषधि की श्रेणी में लेते हैं। जंतु में जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, जैसे कि आपका क्लोरोप्रोमेजिन, इसको इंजेक्ट करने पर इनमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड, दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण से क्या होगा कि जंतु जो है वो उद्दीपन के प्रति अभिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता में उसमें कमी आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये प्राणी में उग्रता, उत्साह और संवेदनशीलता में कमी लाते हैं। इस प्रकार के तत्वों को जब हाइपोथैलेमस और उससे रिलेटेड भागों की क्रियाओं में जब इंजेक्ट किया जाता है तो जंतु के व्यवहार में ये परिवर्तन लेकर के और आते हैं। स्पोर्ट्स में आपने पढ़ा होगा कि खिलाड़ियों को नशीली दवाओं के उपयोग के लिए बैन कर दिया गया, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे किसी को अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है और उसको कहा गया कि उसका डोप टेस्ट किया गया और उसमें वो पॉजिटिव आया है, तो उसका मतलब उसने कुछ जो बैंड ड्रग्स है वो ली है। तो ये करती क्या है एक्चुअली, तो खिलाड़ियों में इस तरह की बैंड ड्रग्स जो है लेने का प्रचलन है। ये क्या करते हैं, ये दवाइयां जो हैं वो स्टिमुलेंट होती हैं और मानव में ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी की स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस जो है
किसी खेल में सुधरता है, जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो अधिक वेट उठा सकते हैं, अगर वो दौड़ रहे हैं तो और तेजी से वो दौड़ पाते हैं। जैसे एक उदाहरण लें हम यहाँ पर कि कैफीन, जो कि सामान्यतः चाय और कॉफी के अंदर पाया जाता है, तो एक स्प्रिंटर ने, यानी जो दौड़ते हैं धावक जो हैं, उसने कैफीन के उपयोग के बाद उसके टारगेट तक पहुंचने में जो बिना कैफीन के उपयोग के वो दौड़ता है उससे 7% कम समय लिया। ठीक है, तो इसका महत्व जो है आप यहां पर समझ सकते हैं। इसी तरह से जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे एंड्रोजेंस हैं, इनके उपयोग से मसल जो है वो बिल्ट होती हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आप जानते हैं कि नर जो हार्मोन जो है वो द्वितीय लैंगिक लक्षणों में पेशियों का विकास करवाता है, जिससे कि वी शेप बॉडी जो है वो बनती है, जो ब्रॉड शोल्डर हो जाते हैं, है ना। तो इनसे पेशियों को बल मिलता है, जिसके कारण से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती है। लेकिन अगर इन तत्वों को अधिक मात्रा में लिया जाता है तो ये हानिकारक प्रभाव जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे मेल में लीवर डैमेज हो जाना, शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना, और नर हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो, जो कि हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से हो रहा है, उसके अंदर कमी जो है वो आ जाती है। फीमेल जो है वो नर हार्मोन की क्रियाविधि से अलग रहती है, क्योंकि उनके अंदर नर हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है। तो इसमें नर हार्मोन का इंजेक्शन ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो लाता है फीमेल्स में। दूसरी जो नशीली औषधियां हैं उनमें एम्फिटेमाइन और कोकेन जो है ये प्रमुख हैं। तो इनसे व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं, इसको देखने के लिए अनुकूल मात्रा में इनका प्रयोग जो है वो प्राणी की क्षमता में वृद्धि तो करता है, लेकिन अधिक उपयोग जो है वो हमेशा प्रतिकूल प्रभाव जो है वो छोड़ता है। तो ये जो पदार्थ हैं ये आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे सिक्रीट होने वाले एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन के इंटरेक्शन के कारण से बहुत बार खिलाड़ियों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि हृदय जो है वो बहुत अधिक उत्तेजित हो जाता है और उसके कारण से डेथ जो है वो हो सकती है। तो इन औषधियों को और स्टेरॉइड्स को इसलिए बैन किया गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स में, खिलाड़ियों में इसलिए टेस्ट किया जाता है कि उसने कहीं ये ड्रग्स तो नहीं ले रखी हैं या जो स्टेरॉइड्स हैं वो तो नहीं ले रखी हैं। ठीक है, यूएसए में लगभग 8 मिलियन, लगभग 8 लाख लोग को आवश्यक रूप से उदास, भय, दुख या पीड़ा की भावना से ग्रसित पाया गया है। इसका कारण क्या है कि इसमें नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन कम होना है। अब ये सिक्रीशन कम क्यों हो रहा है कि जो भी नशा करते हैं, यानी ये जो नशीली औषधियां लेते हैं, उसके कारण से उनमें नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जो है उसकी कमी हो जाती है, और उसके कारण से जो सिक्रीशन होता है न्यूरोट्रांसमिशन के समय पर वो रुक जाता है। इसी तरह की एक औषधि है रेसरपाइन, जो कि इस क्रिया को प्रेरित करती है। लेकिन कुछ अन्य तत्व जो कि मोनोअमीनो ऑक्सीडेज और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और दूसरे तत्व जैसे MAO जो हमने बताया यहाँ पर मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, इसको भी आप ध्यान रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है। तो ये तंत्रिका के जो नर्व एंडिंग्स हैं उनके ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन स्रावण करते हैं, और जिसके कारण से उदासी में कमी आ जाती है। तो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसी तरह से कुछ लिथियम कंपाउंड्स हैं जिनका प्रयोग भी मानसिक रोगियों के उपचार में तनाव रहित करने के लिए किया जाता है। ऐसा ही एक सब्सटेंस है एल डोपामाइन कहा जाता है इसको, या एंटी कोलिनर्जिक सब्सटेंस। इनसे पार्किंसंस रोग का उपचार किया जाता है। तो ये बात तो सही है कि ये जो नशीली दवाएं हैं और स्टेरॉइड है, ये कुछ समय के लिए जो उदासी हैं उसको खत्म करके और स्फूर्ति लाते हैं, लेकिन सेवन करने वाला व्यक्ति जो है वो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, अजीब अजीब कल्पनाएं करने लगता है, और कुछ समय के लिए तो वो दुख से मुक्ति पा लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसको इनकी आदत पड़ जाती है। तो वो इन नशीली ड्रग्स का आदी हो जाता है,
और इसके लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स जो हैं वो विपरीत होते हैं, खास करके हमारे मस्तिष्क और पेशियों पर ये हानिकारक प्रभाव जो हैं वो लगते हैं, और व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे बीमार होने लगता है, और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है, यानी समय से पूर्व उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। ये जो नशीली दवाइयां हैं, प्रारंभ में तो इनका प्रयोग विकसित देशों में ही था, लेकिन अब लगभग सभी देशों में इसके ऊपर इसका प्रयोग जो है वो लोग ज्यादा करने लग गए हैं। तो इसके बारे में भी चर्चा जो है वो की जा रही है कि ये इनको रोका जा सके, इनको बैन जो है वो किया गया है। तो मस्तिष्क के दूसरे जितने भी भाग हैं उनका अध्ययन कुछ नवीन तकनीकों से भी अब किया जाने लगा है, जिसमें कैट स्कैनिंग, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कैट का फुल फॉर्म क्या हुआ यहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, या एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिससे कि इमेजेज जो है वो बनती है, या एमआरआई। एमआरआई से आप परिचित हैं, इसका उपयोग चिकित्सक जो हैं वो किसी भाग में होने वाले विकार को जानने के लिए करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये जितनी भी फुल फॉर्म है इनको आप ध्यान रखें। तो इनके द्वारा जो उपचार है वो सफलतापूर्वक किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और इनके बारे में आप पढ़िए इसको, और मैं ये इसको आपके YouTube चैनल पर भी डाल दूंगा। थैंक यू।